तो देखो बेटा, आज ना आप डिस्कस करना वा जो कम्युनिकेशन है ना ਉਹਦੇ बिहाफ ਤੇ जो असाइनमेंट है ਉਹਨੂੰ डिस्कस करना वा। तो जो बेटा कम्युनिकेशन ਦਾ concept है तो थ्योरी पोर्शन ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਅਸਾइनमेंट प्रॉब्लम है कि what should be the length of antenna for a carrier wave of frequency तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਟਜ਼ एंटीना और दूसरा है मार्कोनी एंटीना। और जो एंटीना है मार्कोनी दैट इज ग्राउंडेड, बट जो हर्ट्ज एंटीना है वो ग्राउंडेड नहीं है, नॉट ग्राउंडेड। तो हर्ट्ज एंटीना की हाइट होएगी, लेंथ होएगी लैम्डा बाय 2, जबकि मार्कोनी एंटीना की लेंथ होएगी लैम्डा बाय 4 बिकॉज ऑफ इट इज अर्थ। इस करके मार्कोनी एंटीना की लेंथ लैम्डा बाय 4 है। और यूजली बेटा जो प्रैक्टिकली जो सानू हर्ट्ज और मार्कोनी एंटीना बारे अलग अलग ना पूछा जाए तो मार्कोनी एंटीना बारे ही असी कंसिडर करना वा, कंसिडर कर लेना अपने माइंड च ना। हुण तुहानू मतलब आ इंफॉर्मेशन थोड़े लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ हर्ट्ज है, तो वेवलेंथ हो गई c बाय न्यू। c है स्पीड ऑफ लाइट इन, तो लैम्डा आ गई 1 मीटर। तो मार्कोनी एंटीना की हाइट हो गई लैम्डा बाय 4 मींस 1/4 मीटर, और दूसरे हर्ट्ज एंटीना हो गया 1/2 मीटर, है ना। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜੋ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की है कि हर्ट्ज एंटीना ग्राउंडेड नहीं है, ये नोट कर लेना। और यदि हाइट लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा की है जिस वेव नु इसने ट्रांसमिट करना उसकी वेवलेंथ है। और मार्कोनी एंटीना ग्राउंडेड है और उसकी लेंथ लैम्डा बाय 4 है। सो लेंथ ऑफ एंटीना लैम्डा बाय 4 है मार्कोनी ਲਈ, और हर्ट्ज एंटीना ਲਈ लैम्डा बाय 2 है। तो ये इंफॉर्मेशन तुसी कैरी करनी है बेटा। अच्छा, फिर बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है कि फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन ऑफ 18 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सिग्नल व्हाट शुड बी द मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आइनोस्फीयर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बेटा कि जो स्काई वेव प्रोपोगेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ कि अगर आ ਤੁਹਾਡੀ अर्थ है तो ਜਿਹੜੀ अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफीयर है आइनोस्फीयर जिन्हों ਅਸੀਂ बोलते हैं बेटा। तो अर्थ तो आइनोस्फीयर की तरफ ਅਸੀਂ सिग्नल ਨੂੰ डायरेक्ट करते हैं ना स्काई वेव प्रोपोगेशन के दौरान। तो आइनोस्फीयर उस सिग्नल ਨੂੰ वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। ਹੁਣ एक्चुअली ये जो स्काई वेव प्रोपोगेशन है ਇਹਦੇ ਚ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रोल है। याद रखना, मतलब आ जी रिफ्लैक्शन बेटा मैं शो की है स्काई वेव प्रोपोगेशन जो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है। और ये जेड़ा आइनोस्फीयर है ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ਉਹਦਾ इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का।
हुण जिहड़ी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इहदा फ्रीक्वेंसी नाल की मतलब मैक्सिमम आइनोस्फीयर किस फ्रीक्वेंसी दी रेडिएशन नू रिफ्लेक्ट कर सकेगा फॉर नॉर्मल इंसीडेंस। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ याद रखना कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का ਜਿਹੜਾ फार्मूला है ना बेटा वो है 9n रेज टू पावर हाफ, है ना। तो n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुत्र, और आ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर थानू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नोन है तो तुसी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्रिटिकल, और अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नोन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन निकाल सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन थोड़े लिए बहुत जरूरी है। मीनस ये न्यूमेरिकल्स जेडे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। तो ये टेलीफोनिक थर्ड क्वेश्चन है बेटा, a telephonic communication services is working at a carrier frequency of 10 gigahertz, मतलब 10 into 10 raised to power 9 hertz means 10 raised to power 10 hertz होगी total frequency। only 10% of it is utilized for transmission, so 10% of this is 10 raised to power 9 hertz, है ना। now on beta, how many telephonic channels can be transmitted simultaneously if each channel requires a bandwidth of 5 kilohertz। मतलब ये है टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना अवेलेबल। हुन इहदे च एक चैनल दी फ्रीक्वेंसी विड्थ है 5 किलोहर्ट्ज, मतलब 5 into 10 raised to 3 हर्ट्ज। तो फिर नंबर ऑफ चैनल्स कितना कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ टोटल बैंडविड्थ अवेलेबल और नीचे नंबर ऑफ सॉरी नीचे आ जाएगा बैंड विड्थ ऑफ ईच चैनल। ये फार्मूला भी नोट कर लेना तुसी बेटा। हुन टोटल बैंडविड्थ अवेलेबल की है कि आ जिहड़ी गिवन फ्रीक्वेंसी है 10 गीगाहर्ट्ज उसका 10% है, और एक चैनल दी बैंडविड्थ जिहड़ी है वो 5 किलोहर्ट्ज है। so 10 raised to power 6 over 5, so 10 into 10 raised to power 5 over 5 है ना। so 2 into 10 raised to power 5 messages simultaneously transmit हो सकते हैं। तो इस तरीके नाल इसको कर लेना। समझ आ रही है पुत्र थोड़े बहुत? अर्शिया, हाँ यस सर। अंकुर, यस सर। बड़े चिर बाद क्लास लगाई तू। सर प्री बोर्ड चल रहे थे पर मैं देख रही थी वीडियोस। अच्छा, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ +2 ਰੈਗੂਲਰ? हाँ जी सर। ठीक है। एकम, यस सर। तुम ही घट ही क्लासेस लगा रहे हैं। सर मेरे भी पेपर है अगले हफ्ते तो मैं उसकी तैयारी कर रहा थी। ठीक ठीक है, चलो हुन देखो बेटा फोर्थ जो न्यूमेरिकल है, ये रडार हैज ए पावर ऑफ 1 किलोवाट and is operating at a frequency of 10 gigahertz. It is located on a mountain top of height 500 meter. The maximum distance up to which it can detect object located on the surface of earth, मतलब range। तो रेंज जेडी है ना दैट इज इक्वल टू
रेंज इनू मैं रेंज नू लिख देना बेटा 2HR। तो R है रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब जिहड़ी सोर्स ऑफ रडार है ना, रेडियो वेव दी सोर्स जिहड़ी है वो कितनी हाइट ते है 500 मीटर। एक तरह नाल एंटीना दी हाइट हो गई। तो रेंज जिहड़ी है वो निकालनी है। तो रेंज ऑफ सिग्नल ते हाइट ऑफ एंटीना दा की संबंध है इन स्पेस वेव प्रोपोगेशन, रेंज इज इक्वल टू √2HR। तो उथों ਅਸੀਂ ਇਹ याद कर सकते हैं ना, H भी गिवन है, R भी पता ਤੁਹਾਨੂੰ, रेडियस ऑफ अर्थ वो गिवन है, और 2 ना मल्टीप्लाई करके रेंज, और उथों एरिया कवर्ड भी निकाल सकते हैं। एरिया कवर्ड पाई, तो रेंज नू रेडियस दे बराबर ले लेना ना, उथों आ जाएगा थोड़ा। फिफ्थ न्यूमेरिकल की कह रहा कि the maximum amplitude of an EM wave is found to be 15 volt while its minimum amplitude is found to be 3 volt. What is the modulation index? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ amplitude modulated wave ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ तो एक्चुअली ਜਿਹੜੀ कैरियर वेव है, अगर ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ amplitude ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਵੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, तो ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ दिस इज नोन एज E मैक्सिमम। मैक्सिमम तो अगर आ E मैक्सिमम है तो आ वैल्यू है E मिनिमम। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दी वैल्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दी वैल्यू किहड़े केस च पुੱਤਰ एंप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन दे विच ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ एंप्लीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओवर एंप्लीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम ओवर E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 15 वोल्ट है, मिनिमम 3 वोल्ट है। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ E ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਵੋਲਟ ਔਰ E ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਵੋਲਟ, ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 6th ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਚ सिग्नल ऑफ, स्पीच सिग्नल ਦਾ मतलब मैसेज, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इंफॉर्मेशन, मैसेज, स्पीच, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा दी हुई 3 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज। ते कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है थानू 84 मेगाहर्ट्ज। हुण बेटा एंड प्रोड्यूसेस ए डेविएशन ऑफ, तो जिहड़ी जदों ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कंसैप्ट आ गया, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दे विच जिहड़ी कैरियर वेव है, ठीक है, उसकी एंप्लीट्यूड नू नहीं चेंज किया जाता, उसकी फ्रीक्वेंसी नू अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरी किया जाता। और तुसी की देख रहे हैं स्टेटमेंट्स गिवन है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव है उसको असी डेविएट कर रहे हैं थ्रू 96 किलोहर्ट्ज। तो एक तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। हुण फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर तुसी निकालनी है, याद करनी पड़ेगी फार्मूलाज डायरेक्ट, तो वो आ जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू डेविएशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो वो रेशो नू असी कह देने हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और सेकंड केस है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम बैंड। हुण अगर आपां फ्रीक्वेंसी रेंज की गल करनी है पुत्र, तां उहदे विच तुसी की करना वा कि आ डिफरेंसेस लेने हैं आपां, फ्रीक्वेंसी न्यू सी माइनस न्यू एम, न्यू सी माइनस 2 न्यू एम, है ना, न्यू सी माइनस 3 न्यू एम, न्यू सी प्लस न्यू एम,
and new C plus 2 new M and so on. ये results याद रखने पैणगे तुहानू। Eighth problem। हुण आ भी देखो बेटा, फिर दोबारा वही गल आ गई। The maximum peak to peak voltage of an AM wave is 16 millivolt and minimum peak to peak voltage is 8 milli। हुण ध्यान नाल समझियो पुत्र गल नू, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। हुण इहदी डायग्राम आपां पहलां भी ड्रॉ कीती सी, है ना। तो आ जिहड़ी वैल्यू है ना, दिस वन आ है ई मैक्सिमम, और आ वैल्यू मैं बोली सी ई मिनिमम, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम ओवर ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम, है ना। पर हुण तुसी जिहड़ी गल दा ध्यान रखना वा, जिहड़ी तुहाडी स्टेटमेंट है ना, ਉਹਦੇ ਚ मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज जिहड़ी है, मतलब आ वैल्यू दिस इज 16 मिली वोल्ट और दिस इज 8 मिली वोल्ट, मतलब ई मैक्सिमम दी वैल्यू 16 नहीं 8 है और ई मिनिमम दी वैल्यू 8 नहीं 4 है। एक गल नू समझना जरूरी है, इस करके मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ना। ਇਹਦੇ ਚ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, इस करके तैयार आसानी नाल हो जाएगा। इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डायोड डिटेक्टर। अच्छा हम देखो बेटा, तो ਇਹਦੇ ਲਈ भी तुसी याद की रखना कि ਜਿਹੜੀ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ना, तो उस वेव ਨੂੰ डिटेक्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ सर्किट यूज करते हैं उसਨੂੰ ਅਸੀਂ एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर कह देने हैं। और एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर के केस ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली एक यूज ਹੁੰਦੀ है ਪੁੱਤ डायोड, एक यूज ਹੁੰਦੀ है रेजिस्टेंस, एक ਹੁੰਦਾ कैपेसिटर। तो अगर तुसी चाहते हैं कि ਜਿਹੜਾ एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर है, अगर वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ਨੂੰ कैरियर वेव तो प्रॉपरली सैपरेट कर दे, तो ਉਹਦੀ कंडीशन नोट कर लो बेटा। वो कंडीशन की है कि ਜਿਹੜੀ एफ है ना, फ्रीक्वेंसी है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन। तो हुण इस केस च तुहानू की दिता होया, ਜਿਹੜੀ आर दी वैल्यू है वो है 1 मेगा ओम और ਜਿਹੜੀ कैपेसिटेंस दी वैल्यू है 1 पिको फैरेड। वो की कह रहा कि मिनिमम, मतलब जे तुसी चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर दी हेल्प दे नाल असी कैरियर वेव तो मैसेज नू अलग कर लईए, सैपरेट कर दईए, ਤਾਂ मैसेज ਦੀ ਜਿਹੜੀ फ्रीक्वेंसी है वो घट्टो घट 1 ओवर आरसी ਦੇ बराबर होनी चाहिए है या उस तो ज्यादा। सो इस करके हुण इत्थे तुसी एफ ਦੀ वैल्यू 1 ओवर आरसी तो निकाल लेनी। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इट कैन डिटेक्ट, मतलब एफ ਦੀ वैल्यू कभी भी 1/RC तो अगर घट होएगी तो ये जिहड़ा एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर है ये प्रॉपरली कैरियर वेव तो मैसेज नू सैपरेट नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर सैपरेशन दे लई जिहड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ है ना, वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्चुअली मच ग्रेटर देन नहीं, इनू मैं करैक्ट कर रहा पुत्र, इनू थोड़ा जिहा रेक्टिफाई कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/RC, इनू ठीक कर लेना। तो आ पॉइंट आ गया थोड़ा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जिहड़े आपां नूं डिस्कस कीते है ना, इहदे नाल दे न्यूमेरिकल्स तुसी डिस्कस कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हुण बेटा जदों असी गल करते हैं नैक्सट टॉपिक की, हुण तुहाडा पूरे सिलेबस दे विचों एक टॉपिक है जिहदे बारे हुण आपां थोड़ी जी गल करनी है, पर उस तो इलावा फिर ना हर टॉपिक च कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिन्हों मैं रिवीजन टाइम दे विच आपां स्टार्ट करांगे। तो वो है कि लिक्विड एंड इलास्टिसिटी दा टॉपिक। ये टॉपिक्स तुहाडे रहिंदे आ, एक इलास्टिसिटी वाला एक लिक्विड वाला पोर्शन है ना, तो उहदे नाल तुहाडा ये सारा सम अप हो जाएगा। हुण अगर बेटा आपां
ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਟ੍ਰੇਨ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ, ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਤੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। तो मतलब मोर इलास्टिक बॉडी दे लई असी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ਦਾ ਸੰਬੰਧ बेटा शेप ਦੇ ਨਾਲ है और क्योंकि शेप सिर्फ सॉलिड्स ही पोजेस करते हैं, इस करके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ सॉलिड्स ਦੇ ਨਾਲ ही डिफाइन ਹੁੰਦਾ। यंग्स मॉडुलस भी सिर्फ लेंथ ਦੇ ਨਾਲ ही डिफाइंड है, तो इस करके भी सॉलिड्स ਦੇ ਨਾਲ ही डिफाइंड है। बट बल्क मॉडुलस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਗੈਸ ਹੋਏ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਏ, ਸੋਲਿਡ ਹੋਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਜ਼ੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕੰਪਰੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ। ਇਹ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ तो ओदा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नाल की कंसेप्ट है कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन है। हुण जदों तुसी यंग्स मॉडुलस की बेटा गल करनी है, यंग्स मॉडुलस तां असी उत्थे नॉर्मल स्ट्रेस यूज करते हैं, मतलब वो स्ट्रेस जेडी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे परपेंडिकुलर फोर्स करके है, नॉर्मल फोर्स करके है। तो नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जबकि असी बेटा जो बल्क मॉडुलस है उसको डिफाइन करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नु बेटा असी डिफाइन करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शीयरिंग स्ट्रेन। तो हुन बेटा देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, जबकि शेयरिंग स्ट्रेन दे विच असी शेप नु दी चेंज नु मेजर करना। तो अगर तुहाडे सामने आ एक बॉडी है और आप इस बॉडी दे ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाने हैं बेटा पैरेलल टू सरफेस, तो अगर इस बॉडी दा लोअर फेस फिक्स्ड है तो जिहड़ा अपर फेस है वो टेंजेंशियल फोर्स करके अगर डिस्प्लेस हो जाता वा तो जिन्ना एंगल आ साइड शिफ्ट हुंदी है ना, दिस एंगल इज नोन एज शीयरिंग स्ट्रेन। हुण इस एंगल नु डायरेक्टली भी असी मेजर कर सकते हैं इन रेडियन, और दूसरा कि आ जिहड़ी शिफ्टिंग हुई है तुहाडे सामने अपर फेस दी डेल्टा एक्स, और आ जो शिफ्टेड फेस और नीचे फिक्स्ड फेस दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है से एल, तो डेल्टा एक्स ओवर एल दिस इज नोन एज थीटा शीयरिंग स्ट्रेन। तो इहदी टर्म च भी असी कैलकुलेशंस करते हैं ना। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिहड़ियां तुहानू पता होनियां चाहिदियां। ये गल समझ आ रही है पुत्र?
हाँ ਹੁਣ देखो यस सर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ डिफॉर्म होएगी है ना, तो एक होंगी है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब जब तक स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है ओनली तब तक ही बॉडी डिफॉर्म्ड है, जितना ही स्ट्रेस रिलीज करांगे बॉडी ओरिजिनल शेप एक्वायर कर ले। एक होंगी है परमानेंट डिफॉर्मेशन, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇਲਾਸਟਿਕਲੀ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਲੋਡ ਇਨਟੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ डिफाइन करना वा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ गई एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आ जड़ा स्मॉल यूवी है ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये पॉइंट्स है ना। तो हुन बेटा तो ये जो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है इसनों असी क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, तो ਆਪਾਂ इथों स्ट्रेस की वैल्यू सबस्टिट्यूट करके एनर्जी डेंसिटी हाफ इनटू ई इनटू है ना स्ट्रेन स्क्वायर की लिख सकते हैं, या स्ट्रेन की वैल्यू पुट करके स्ट्रेस और ई दी टर्म च भी लिख सकते हैं। तो मतलब आ जिहड़ी इक्वेजन है, दो इक्वेजन्स है, इन्हां नूं मैनिपुलेट करके असी डिफरेंट फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं। तो हुण बेटा देखो एक्चुअली जिन्ने भी मटीरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे गैसेस है, लिक्विड्स है, सॉलिड्स है, सारे मटीरियल्स इलास्टिसिटी पोजेस करते हैं। बट किस मटीरियल दी इलास्टिसिटी ज्यादा है घट है, तो ਉਹਦੇ ਨੂੰ डिस्कस करन लई ਅਸੀਂ हर मटीरियल दे लई स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जनरली हर मटीरियल ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्टिंग च कुछ लाइन ਤਾਂ O2 लेके से A तक ਤਾਂ स्ट्रेट लाइन रहती है, मतलब ये वो पोर्शन है जिथे तक ਤੁਹਾਡਾ मटीरियल हुक्स लॉ ओबे करता, हुक्स लॉ। बट बियॉन्ड हुक्स लॉ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्ट्रेस ਨੂੰ इंक्रीज करांगे ਤਾਂ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ थोड़ा ਜਿਹਾ स्ट्रेट लाइन तो बेंड हो जाएगा O to B, और उस तो बाद अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ फर्दर स्ट्रेस ਨੂੰ इंक्रीज करांगे ਤਾਂ ਇਹ ग्राफ ज्यादा बेंड हो जाएगा, और उस तो बाद वेवी कर्व आ जाएगा, और फिर उस तो बाद जे ਆਪਾਂ स्ट्रेस ਨੂੰ ਹੋਰ इंक्रीज करते जाने हैं तो एक पॉइंट ਤੇ जाके ਤੁਹਾਡਾ मटीरियल ब्रेक कर जाएगा। आ जड़ा मैं स्टार ड्रॉ किया ये है बेसिकली ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो जो मटीरियल दे मतलब मटीरियल दी नेचर ते डिपेंडेंट है प्लस टेंपरेचर ते डिपेंडेंट है, बट वो मटीरियल दी फिजिकल डायमेंशंस ते डिपेंडेंट नहीं है। जिदा मान लो एक रोप है, किसी भी रोप दी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो उसके मटीरियल ते डिपेंडेंट है, उसकी थिकनेस ते डिपेंडेंट नहीं है ना। तो ये पॉइंट्स मैं कल तुहाडे नाल डिस्कस करांगा फिर इसे क्लास डिटेल च, ये जस्ट एक बेसिक आइडिया दस रहा तुहानू। तो हुण बेटा एक गल दा होर ख्याल की रखना कि आ जिहड़ा कर्व है इस कर्व दे विच आ जिहड़ा पोर्शन है दिस वन, इस पोर्शन दी लेंथ ये प्लास्टिक रीजन है बेसिकली, ते आ वाला पोर्शन जिहड़ा वा ये इलास्टिक रीजन है। तो प्लास्टिक रीजन दी ये प्लास्टिक रीजन है, तो प्लास्टिक रीजन दी जो लेंथ है ये जिन्नी ज्यादा होएगी तो आपां उस मटीरियल नू मोर डक्टाइल मटीरियल मानते, ते प्लास्टिक रीजन दी लेंथ जिन्नी घट होएगी उस मटीरियल नू असीं मोर ब्रिटल मानते। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू पता होने चाहिए है ना। तो ये इन्ने टॉपिक अज कर लो, कल नू फिर पुत्र मैं इस तो अगे तुहानू दसांगा इहदे बारे। तो
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ।